तो मैं अंकित। जैसा कि हम लोग का सीरीज चल रहा है बीपीएससी मेंस 67 के अकॉर्डिंग, तो उसमें से आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी में जो जीएस पेपर 2, जब आप देखेंगे जीएस पेपर 2 के सेक्शन फर्स्ट में तो पॉलिटी सेक्शन आता है, और जिस आधार पे 66 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो आप जो 67 थे उसमें भी क्वेश्चंस डायनेमिक आने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी न्यूज़ में कंटिन्यूसली चल रहा है वो चल रहा है इलेक्शन फ्री वीज। आप देख सकते हैं। अब देखिए इलेक्शन फ्री वीज का मतलब उसको हिंदी में अगर हम लोग बोले तो चुनावी मुफ्त उपहार। तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है, तो आप ये याद रखें, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। जब भी मेंस का आंसर राइटिंग लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन जब आपको लिखना होगा, तो इंट्रोडक्शन आप जब भी स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे आप या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अभी आया हो या कोई रिपोर्ट आपके समक्ष आई हो, ठीक है। तो उस रिपोर्ट से आप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए आपका जब क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है तो हमेशा जो एग्ज़ामिनर है वो आपका जो करेंट इश्यूज़ होता है, करेंट इश्यूज़ से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे ही आपसे और क्वेश्चन पूछा कि इलेक्शन फ्री वीज क्या है, और जैसे ही आपने बोला कि अभी हाल में 15th जो फाइनेंस कमीशन उसने रिपोर्ट सौंपा है और उसमें ये दिया है कि फ्री वीज के कारण जो है स्टेट एक सब नेशनल बैंक कैप्चर की तरफ जा सकता है, मतलब उपराष्ट्रीय दिवालियापन की तरफ जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप स्टार्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर के ऊपर एक गुड इम्पैक्ट जाएगा। वो ये समझेगा कि जहाँ से मैंने क्वेश्चन पूछा है वो क्वेश्चन आपने वहाँ से अटेंड कर लिया है, मतलब वो जो पूछना चाह रहे थे आप वो क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। तो ये बात हो गई कि कैसे अप्रोच होना चाहिए लिखते समय। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर चुनावी उपहार क्या होता है, मुफ्त उपहार या इलेक्शन फ्री बीज, ठीक है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि अभी हाल में ही जो 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट है जो उन्होंने अभी लाया है, 15 फाइनेंस कमीशन है, तो उस रिपोर्ट में उन्होंने एक कंसर्न जारी किया है कि जिस हिसाब से इलेक्शन फ्री वीज या आपका मुफ्त उपहार दिया जा रहा है उससे एक कंसर्न इश्यूज हो सकता है, वो है उपराष्ट्रीय दिवालियापन, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रीय दिवालियापन क्या होता है, तो आपको मैं समझा दूं। उपराष्ट्रीय दिवालियापन वो होता है जो हमारी सरकारें जैसे देख सकते हैं 3 स्तर पर होती है। एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, एक होती है लोकल गवर्नमेंट। आप जब देखेंगे तो ये तीनों गवर्नमेंट को मिला करके जब ये मार्केट एक्सेस इनको मिलना बंद हो जाए, मार्केट एक्सेस करने का मतलब जहाँ पे ये मतलब ये अपने मार्केटिंग करते थे और वहाँ से इनको रेवेन्यू जनरेट होता था। तो जब मान लीजिए रेवेन्यू जनरेट होना ही बंद हो जाए और मार्केट एक्सेस इनकी बंद हो जाए तो ऐसे में ये दिवालियापन होंगे या नहीं। तो वही कंसर्न जो है 15 फाइनेंस कमीशन ने अपने रिपोर्ट में दिया है कि जिस तरह से ये इलेक्शन फ्री भी चलता रहा तो एक वक्त आएगा कि स्टेट जो है वो उपराष्ट्रीय दिवालियापन के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले हम समझते हैं इसमें है क्या उप दिवालियापन। तो उपराष्ट्रीय दिवालियापन को हम उपराष्ट्रीय दिवाला भी कहा जा सकता है, और ये एक ऐसा राष्ट्रीय कोषीय संकट को संदर्भित कर जिसमें राज्य स्थानीय सरकार बाजार तक पहुंच उनकी खत्म हो जाती है, पहुंच खो देती है, ठीक है। और उससे क्या होता है, वित्तीय लागत का सामना करना पड़ता है। और जो मैंने आपको समझाया तो मतलब क्या है कि जैसे आप मार्केट एक्सेस आपका नहीं होगा तो आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो इस तरह की चीज़ें क्या होगी, सरकार को दिवालियापन में ले जा सकती है। दूसरा प्रश्न ये बनता है कि हमेशा याद रखें कि कोई भी प्लान किया था या स्कीम लाया था उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी नीड क्यों है। तो आप याद करें जब भी आप ऐसे फ्रेम करें तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों था। दूसरा आप इंट्रोडक्शन देंगे कि चुनावी मुफ्त उपहार क्या है। तो आप ये दे सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, मतलब राजनीतिक दलों के द्वारा चुनावी वादों जो कि तर्कहीन होता है, क्या होता है, तर्कहीन पेशकश वितरण जो होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इलेक्शन फ्रीबीज या चुनावी उपहार। तो आप देख सकते हैं कि चुनावी उपहार राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी वादों के भागों के रूप में तर्कहीन मुफ्त उपहारों को पेशकश वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, चुनावी मुफ्त उपहार कहा जाता है, ठीक है। दूसरा लाइन में अब हम ये देखेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी, अब इसकी नीड क्यों है। तो देखिए नीड अगर आप देखेंगे तो नीड को आप बहुत सारे सोर्स से बांट सकते हैं कि नीड क्यों है। तो नंबर 1 आप देख सकते हैं तो देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बेरोज़गारी दर काफ़ी ज़्यादा है, पॉवर्टी ज़्यादा है, ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो भी भारत में ज़्यादा है। तीसरा आपको देख सकते हैं कि
डिपेंडेंसी पॉवर्टी हो गया, फिर लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल क्या है, काफ़ी लो है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो उनको वादा करते हैं कि अगर उनकी जीत की आई तो उनको ये इस तरह के वादे पूरे करेंगे, उनको फ्री में ये मुफ्त दिया जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ज़रूरत क्यों होती है। जैसे कि एक अनएम्प्लॉयमेंट है कि जहाँ अभी व्यक्ति को 1 रुपया नहीं मिलना है, अगर वादा किया जाए किसी पार्टी के द्वारा कि मैं आने के बाद आपको 1000 रुपये पर मंथ दूंगा, तो क्या आपको लगता नहीं कि युवाएं उनको वोट दोगी। दूसरा कि अगर कोई 4 दिन से भूखा हो और उसको आप 500 रुपया देंगे, तो क्या वो आपको पैसे लेकर आपको वोट नहीं देंगे। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है मुफ्त उपहार। और भी एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि तमिलनाडु जैसा कि है, तो तमिलनाडु में केसेस क्या है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रहे, चाहे ADMK रहे या DMK रहे, वहाँ पे जो मुफ्त उपहार के तौर पे टेलीविज़न दी जाती है या रेडियो दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें क्या है कि आप बताइए, इस टेलीविज़न और रेडियो से क्या लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो पाएगा, क्या उनको पैसा मिल पाएगा। तो देखिए इस तरह की चीज़ को ही कहा गया तर्कहीन, मतलब एक तरह से कोई तर्क नहीं है फिर भी दिया जा रहा है। ठीक है, तो ज़रूरत क्यों है, क्योंकि देश में गरीबी है, तो देश में बेरोजगारी है, लिविंग स्टैंडर्ड कम है, तो कुछ दिनों के लिए इन लोगों को क्या होगा, रियायतें मिलेगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म नहीं मिलेगा, शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, बेनिफिट है, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म में बेनिफिट नहीं है। आप देखते हैं कि आप इसके घाटे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए जब भी करेंगे तो नुकसान के तौर पे, मतलब इसमें कंसर्न जब आएगा कि फ्री बीज होने से कंसर्न क्या क्या है, तो देखिए हमेशा 2-3 सेक्टर में बांट कर आंसर लिखना चाहिए डायनेमिक तौर पे। पहला तो हो सकता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, दूसरा हो सकता है पॉलिटिकली, तीसरा होगा आपका सोशली, और चौथा आपका होगा इन्वायरमेंटली। ठीक है, इन्वायरमेंटल। तो आप 4 तौर पे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के तौर पर चलते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या क्या घाटा हो सकता है। तो नंबर 1 कि अगर हम मुफ्त उपहार पर या फ्री बीज पर मैक्सिमम एक्सपेंडिचर इंक्रीज करते हैं, तो इससे क्या होगा, जो रेवेन्यू लॉस होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए इसे यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कि एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट, एक होता है कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो होता है वैसा रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वो होता है ऐसा रिसिप्ट जहाँ सिर्फ आप पैसे निकाल सकते हैं, वहाँ पर पैसा एंट्री नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में, अगर सरकार आपको सैलरी दे रही है, सरकार किसी को पेंशन दे रही है, सरकार किसी को स्कीम के माध्यम से पैसे दे रही है, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट से जाता है। यहाँ पे कोई भी इनकम जनरेट होने की संभावनाएं कम है। ठीक है, जबकि वहीं जब कैपिटल रिसिप्ट की बात हम करेंगे, कैपिटल रिसिप्ट की जब हम बात करेंगे, तो कैपिटल रिसिप्ट में क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे खर्च किए जाते हैं जहां से वापस रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता हो। एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे रोड मान ले आप, रोड, तो रोड एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर यहाँ पे हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे सेस के माध्यम से या टोल टैक्स के माध्यम से ये पैसे वापस क्या होता है, रिसिप्ट में जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इनकम को जनरेट कर सकता है। तो इससे क्या होता है कि सरकार को ज़्यादा फायदा हो सकती है, और साथ ही साथ लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज हो सकता है। लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंक्रीज होगा कि अगर आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो लोगों को रोजगार भी तो अधिक मिलेगा। जब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी गरीबी जाएगी, गरीबी जाएगी तो मार्केट में पैसा आएगा, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो क्या होगा, लो डाउन होगा। ठीक है, तो अभी मेन क्या है कि पैसे ही कमी, मतलब डिमांड सप्लाई का क्या है, मिसमैच है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स पे क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले तो ये असर पड़ेगा इकोनॉमिक्स में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके राजकोषीय घाटा बढ़ते चले जाएंगे, राजकोषीय घाटा बढ़ते चले जाएंगे। राजकोषीय घाटा कैसे बढ़ेगा, जैसे आपकी आमदनी मात्र 1 रुपये और आप खर्च कर रहे हैं 10 रुपये, तो ये क्या हुआ, 9 रुपये का आपको घाटा लग रहा है। तो ठीक उसी तरह से आप मुफ्त उपहार देंगे तो आपको, आपकी सरकार को हमेशा घाटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि एक पंजाब का केस यहाँ पे दिया गया है कि उनका जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो, मतलब ऋण और जीडीपी रेशियो, ठीक है, तो जीडीपी रेशियो का मतलब जो आपका जीडीपी मान लीजिए एक 1.5 ट्रिलियन डॉलर का, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ, उस पर 34.3, मतलब इतने पे आप 34.3 क्या है, ऋण ले चुके हैं, तो आपके ऊपर क्या कर्ज अधिक है। तो ऐसे में ही जब आप मुफ्त उपहार बांटेंगे तो आपके ऊपर ऋण की बढ़ती चली जाएगी। दूसरी ओर जब देखिए तेलंगाना में, तो राजस्व प्राप्ति जो है सिर्फ 35% है तेलंगाना,
जो तेलंगाना गवर्नमेंट है वो बोलती है कि 35% सिर्फ उनको राजस्व प्राप्ति होती है, लेकिन जब फ्री वीज जब वादे की बात किया जाए तो 65% वो खर्च करते हैं। तो आप ही देखिए कितना गैप है यहाँ पे, अबाउट 30% का गैप है, मतलब 30% आप जो है ऐसे जगह पे खर्च कर रहे हैं जहाँ पे सरकार का इनकम आना ना संभव है, मतलब आ ही नहीं सकता है। तो ऐसे में किसी भी राज्य का विकास नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए। दूसरा आप जब देखेंगे तो राजनीतिक मुद्दे पर, तो राजनीतिक में क्या है कि अभी एक आर्टिकल 14 जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल नंबर 14, तो उसमें दो बातों को कहा गया है कि एक इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब सबको कानून के समक्ष समान, मतलब आपको मौका मिलेगा संरक्षण, और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के समक्ष सभी लॉ के समक्ष इक्वल होंगे। तो देखिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मतलब सभी को इक्वल बराबरी मौका दिया जाएगा। तो कहने का मतलब जो आर्टिकल 14 है उसका कहीं ना कहीं वायलेशन हो रहा है। वायलेशन क्यों हो रहा है? तो आप देखेंगे जो लार्जर पार्टी है उनके पास क्या होगा, मसल पावर ज़्यादा होगा। मसल पावर हो तो माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि जो रीजनल पार्टी है, छोटे छोटे पार्टी जिसके पास अच्छे इश्यूज हो सकते हैं, वो क्या करते हैं कि रीजनल पार्टी को दबा देते हैं। क्या होता है कि जो मेन कंसर्न निकल के आना चाहिए सोसाइटी का, वो निकल कर नहीं आ पाता है। तो ऐसे में फ्री बीज, जिसके पास पैसा अधिक होगा, जिसके पास मसल पावर अधिक होगा, वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी, ज़्यादा राइज करेगी, और जिसके पास पैसे कम होंगे वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होगी, राइज नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है कि दो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, रीजनल और एक नेशनल पार्टी, वो आपस में एक इक्वल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में उनको लॉस हो सकता है, ठीक है। तीसरा तौर पे हम लेके चल सकते हैं सामाजिक। देखिए यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक मुद्दे क्या हो सकते हैं। देखिए सामाजिक मुद्दे क्या हो सकते हैं कि जैसे सामाजिक मुद्दे ये हैं कि आप ये देख सकते हैं कि गरीबी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, बेरोजगारी बढ़ती चली जाएगी। बेरोजगारी कैसे बढ़ेगी कि देखिए कुछ दिनों के लिए आप उनको पैसा तो देंगे, लेकिन क्या इलेक्शन के बाद क्या कंटिन्यूसली पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। दूसरा आप ये देख सकते हैं, आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि हाल में ही एनसीआरबी ने डाटा दिया है। उस डाटा में आप देख सकते हैं कि जो सुसाइड केस है वो इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो इंक्रीज मतलब क्या है कि सिर्फ आपने क्या काम किया है कि लोगों को मुफ्त में उपहार दिया है, लेकिन जो लोगों का मेन प्रॉब्लम का आपने सॉल्यूशन नहीं खोजा है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक तौर पे वही है कि जो हमारे मेन प्रॉब्लम्स, मेन इश्यूज, मेन कंसर्न है, उसका कभी भी आप सही से निराकरण नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव पड़ेगा, और जिससे क्या हो सकता है, अपराधीकरण मतलब इंक्रीज हो सकता है, लूटपाट इंक्रीज हो सकता है। तो इस चीज़ों को भी हम देख सकते हैं फ्रीबीज से क्या क्या घटाए हैं, ठीक है। साथ ही पर्यावरण के हिसाब से देखें तो पर्यावरण में क्या है कि जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दिल्ली गवर्नमेंट का ही सभी देते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट का। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला है कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल कि 400 यूनिट, एक एग्जाम के तौर पे उन्होंने इतना नहीं दिया, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 400 यूनिट मान लीजिए उन्होंने बोला किसी इलेक्शन में कि मैं बिजली यूनिट फ्री कर दूंगा। तो बिजली यूनिट फ्री करने का मतलब ये होगा दोस्तों कि 400 यूनिट तक आपका कोई भी मतलब बिजली बिल नहीं देना पड़ेगा। तो डेट मीन्स इतनी बिजली जब उत्पादन करेंगे तो आप इसको सोर्स जोड़िए। भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किससे हो रहा है, कोल से हो रहा है, याद रखिए किससे, कोल से। तो कोल इमिशन सबसे अधिक होगा, कोल इमिशन अधिक होगा तो क्या कार्बन सिक्वेंसिंग हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो इन्वायरमेंट क्या होगा, इन्वायरमेंट में गंदगी फैलती चली जाएगी। आप इसको और आगे रिलेट कर सकते हैं कि जब इन्वायरमेंट पोल्यूट होगा हमारा तो इसका एक हेल्थ मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि किसी को फेफड़े का बीमारी हो सकता है, किसी को लंग्स का हो सकता है, किसी को दिल का हो सकता है, समटाइम्स जो भी। तो ओवरऑल जो है एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च है पीपल्स का, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे में जो फ्री वीज है कहीं ना कहीं कर सकते हैं कि पर्यावरण के लिए लॉस है, क्योंकि अगर आप फ्री में किसी को इतनी यूनिट बिजली फ्री में देंगे तो ऐसे में कोई सोलर पैनल लगाने वाला इंसान होगा वो ये देखकर नहीं लगाएगा, और साथ ही साथ नहीं लगाने का मतलब ये है कि कार्बन इमिशंस का इंक्रीज होगा और बाद में फिर इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप देख सकते हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक गाइडलाइंस दिया था, आप देख सकते हैं सुब्रमण्यम बालाजी वर्सेस तमिलनाडु केस में। तो उन्होंने सबसे जो गाइडलाइन है, क्योंकि देखिए भारत में इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का जो मौका है वो किसको मिलता है, इलेक्शन कमीशन को। किसको,
इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवा पाती है तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अपना जुडिशियल रिव्यू या जुडिशियल एक्टिविज्म कर सकते हैं, उसके अंतर्गत वो निर्णय लेती है और फिर गाइडलाइन जारी करती है कि आपको करना चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने इलेक्शन कमीशन को बोला कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका भाग 8 के अंतर्गत आप रोक लगाइए, मतलब जो मुफ्त में जो आप दे रहे हैं, फ्री वीज दे रहे हैं, उस पर आप रोक लगाइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कहा गया था कि जो आपका फ्री वीज है वो डीपीएसपी के प्रोविजन से रिलेटेड हो जाएगी। डीपीएसपी का काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय दिलाना। सामाजिक और आर्थिक, याद रखें, सामाजिक और आर्थिक न्याय किसको दिलाना? लोगों को। तो अगर सामाजिक आर्थिक न्याय आप दिला रहे हैं तो फिर भी इज गुड। अगर नहीं, अगर किसी एक पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आप उत्थान करा रहे हैं और उससे किसी और पार्टिकुलर सेक्शन का डाउनवर्ड हो रहा है तो ऐसे में वो फ्रीबीज किसी काम का नहीं है। ठीक है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? तो आप देख सकते हैं कि आगे की राह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जैसे कि कोई भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको और भी मजबूत बनाया जाए। क्या बनाया जाए? मजबूत। इससे काम क्या होगा कि जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि जब भी इलेक्शन होता है कोई हेट स्पीच देता है उस पर मैक्सिमम 2 से 3 दिन ही क्या होती है, इलेक्शन कमीशन उनके प्रचार पे रोक लगाती है। किस पे? प्रचार पे रोक लगाती है, लेकिन उसके बाद उनकी कैंडिडेचर रद्द नहीं होती है, मतलब वो एक उम्मीदवार के तौर पे अभी भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए जिससे इलेक्शन कमीशन को पावर मिल सके और उस पावर का यूटिलाइज करके वो क्या करे कि जो भी इसके खिलाफ जाएंगे उसके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया जाएगा, उनके विधायकी हो चाहे एमपी हो वो रद्द कर दी जाएंगी। ठीक है। दूसरा, जब भी आप फ्रीबीज लेके आएंगे तो डीपीएसपी से रिलेटेड होना चाहिए। डीपीएसपी से रिलेटेड क्या होना चाहिए? जैसे गरीबों को अंत्योदय योजना के अंतर्गत आप देना, या लैंड रिफॉर्म्स कर देना, ठीक है, या आप रोजगारों के लिए स्किल डेवलपमेंट कर देना। इस तरह की चीज़ें जब लेकर आएंगे तो ऐसे में वो फ्रीबीज नहीं कहलाएंगी। ठीक है। तीसरा क्या है सबसे इम्पोर्टेंट कि हमें सबसे अधिक समावेशी विकास पे, समावेशी विकास का मतलब होता है कि चौतरफा विकास, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट में हो, सब तरफ अगर विकास होगा तभी जा करके क्या होगा, राज्य का विकास हो सकता है। तो यहाँ पे आप 3 लिखेंगे कि पहला कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को मजबूत बनाया जाए, दूसरा डीपीएसपी के अंतर्गत जो सोशली और इकोनॉमिकली जस्टिस होगा, सामाजिक और आर्थिक न्याय, उसके अंतर्गत जो चीज़ें होनी चाहिए वो दिया जाए। नंबर 3, आप समावेशी विकास पे अधिक ध्यान दें जिससे क्या हो कि ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। नंबर 4, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें। स्किल डेवलपमेंट होने से क्या होगा, बेरोजगारी कम होगी और युवाओं इस पर कम निर्भर करेंगे। नंबर 5, लाइवलीहुड के लिए आप कुछ योजना ला सकते हैं जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार भी सृजन हो सकता हो और उनकी फैमिली को कि जो लिविंग स्टैंडर्ड वो भी इंक्रीज हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप देखेंगे तो ये फ्री बीज हैं। और लास्ट में आपको जब कंक्लूजन लिखना होगा तो कंक्लूजन में एक बहुत अच्छा लाइन यहाँ पर दिया गया है कि यदि आप किसी को मछली डायरेक्ट मुंह में खिलाते हैं तो देखिए वो एक दिन ही खा पाएगा, लेकिन जब उसको मछली पकड़कर खुद से बनवाकर खिलाना सिखा देंगे तो क्या वो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी भर खा सकता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि सिर्फ फ्री बीज दे करके आप डेवलपमेंट नहीं करा सकते हैं। डेवलपमेंट कराना है तो एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइए या सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट के लिए कोई प्रोग्राम लाइए जिससे क्या हो सके, ओवरऑल सोशल का अपलिफ्टमेंट हो सकता हो, विकास हो सकता हो। ठीक है। अब हम चलते हैं कि इसी क्वेश्चंस को अगर फ्रेम किया जाए तो आप कैसे लिखेंगे मेंस के दौरान। तो मेंस में सबसे पहले जब आपसे पूछे कि फ्री बीज है क्या, इसके प्रोज है क्या, इसके कॉन्स है, तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो सेक्शन आता है बच्चों वो आता है इंट्रोडक्शन का। ठीक है। किसका आता है? इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप सबसे पहले रिपोर्ट से स्टार्ट करेंगे। जो रिपोर्ट आया है, रिपोर्ट में क्या आया है, 15 फाइनेंस कमीशन। ठीक है। तो 15वीं फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को लिख दे कि इन्होंने एक कंसर्न जारी किया है कि राज्य उप दिवालियापन घोषित हो सकता है। ठीक है। अब ये क्यों होगा आप आगे बताएंगे। दूसरा, आगे आप इसी में डिफाइन करेंगे कि फ्री बीज क्या होता है। ठीक है। मुफ्त उपहार क्या होता है उसको 2 से 3 लाइन में आप डिफाइन करके बता देंगे। ठीक है। नंबर 4 पे जब आपसे पूछा जाएगा कि उसके आगे का पॉइंट, तो उसके आगे का पॉइंट में आप क्या करेंगे कि नीड, उसकी ज़रूरत क्यों है, फ्री बीज की ज़रूरतें क्यों है। नंबर 5 में लिखेंगे कंसर्न ऑफ फ्री बीज। कंसर्न में जो मैंने आपको बताया इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड साइकोलॉजिकली एंड इन्वायरमेंटली, इन 4 पे आप 2-2 लाइन में अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे। देन आफ्टर आप इसमें
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताएंगे कि बालाजी केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या एक डायरेक्टिव दिया था इलेक्शन कमीशन को, किस किस आधार पे, तो वो 3 बातें आप बता देंगे कि आप अपने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के भाग 8 का पार्ट 8 का यूटिलाइज करके इसको बैन करें। दूसरा डीपीएसपी के अंतर्गत होना चाहिए, ठीक है, और ये ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद वे फॉरवर्ड में आएंगे कि ठीक है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी अभी भी नीड ऑफ आवर है इसमें चेंजेस करने का। तो नीड ऑफ आवर क्या है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को और पावरफुल बनाया जाए, आप ये बात लिखेंगे। दूसरी बात को आप लिखेंगे कि जो डीपीएसपी है उसके साथ मिलकर के हमें काम करना चाहिए। तीसरा मतलब उससे रिलेटेड होगा तभी वो फ्रीबीज आप दे, अन्यथा ना दे, ठीक है। नंबर 4 आप समावेशी विकास पे अधिक ध्यान दें जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हम अचीव कर सकें। नंबर 4 स्किल डेवलपमेंट पे हमें काम करना चाहिए। नंबर 5 जो लिवलीहुड स्टैंडर्ड होता है उस पर काम करना चाहिए। और लास्ट में आप कंक्लूजन देंगे कि ठीक है फ्रीबी जो है वो शॉर्ट टर्म बेनिफिशियल होता है, कंक्लूजन में यही आप लिखेंगे, बट लॉन्ग टर्म के लिए लॉस हो सकता है। तो गवर्नमेंट को डिस्पाइट टू प्रोवाइड द फ्री बीज देने से अच्छा है कि आप लोगों में जागरूकता लाएं। दूसरा, लोगों को रोजगार सृजन उत्पन्न करवाए, स्किल डेवलपमेंट दे जिससे भारत का विकास हो सके और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको हम 2030 तक हासिल कर सकते हैं। इस तरह का कंक्लूजन देकर के आप रिमार्क लिख देंगे। इससे क्या होगा कि आपके बीपीएससी मेंस में जो है अबाउट 20+ मार्क्स आने की संभावना हो जाएंगे। 20+ मार्क्स इज अ गुड, ठीक है, डिसेंट स्कोर होगा और आप टॉप लिस्ट में होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अधिक से अधिक जब आप शेयर करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस को आप लोग के सामने तक शेयर करूंगा कि आपको कैसे आंसर लिखना है। और मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी पॉलिटी के सेक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको करा दूं। जीएस पेपर 2 का करा दूं, ओवरऑल इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक का। नंबर 3 आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट व्यू में कि मैं आपको स्टेट्स करवा रहा हूं। अगर आप देख रहे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाए, स्टेट्स में ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट, जो अधिक से अधिक लोगों तक जा सके और इसका फ़ायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।